पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी तो देश उम्मीदों से भरा हुआ था। जनता एक ऐसे नेतृत्व की तलाश में थी जो न सिर्फ वादे करे बल्कि उन्हें हकीकत में भी बदले। अब जब मोदी सरकार को तीसरी बार जनादेश मिला है और उनके शासन के 11 साल पूरे हो चुके हैं, तो ये वक्त है उस सफर की समीक्षा करने का, जिसमें देश ने कई अहम मोड़ देखे, बड़े फैसले सुने और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत की धमक महसूस की। बीते एक साल में भी सरकार ने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिनका असर दीर्घकालिक और गहरा होने वाला है। इसमें सबसे पहला है ऑपरेशन सिंदूर। अब 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में जब आतंकियों ने बैसरन घाटी में पर्यटकों को निशाना बनाकर 26 लोगों की हत्या की, तब पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। हमले की नृशंसता ये थी कि आतंकियों ने पहले नाम और धर्म पूछे, फिर गोलियां बरसाईं। इसके बाद भारत ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सीमा पार जवाबी हमला किया। 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। इस ऑपरेशन में कई आतंकी ढेर हुए और भारत की सैन्य क्षमता और रणनीतिक सूझबूझ ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। पाकिस्तान जवाब देने की स्थिति में नहीं था और अंततः सीज फायर की पहल उसे करनी पड़ी। ये ऑपरेशन 2026 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक की कड़ी में एक और मजबूत कड़ी बना। दूसरा है वक्फ कानून में बदलाव। अब देश भर में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है। अप्रैल 2025 में मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन कानून को लोकसभा और राज्यसभा में पारित कराकर इसे नया रूप दिया। ये कानून वक्फ बोर्ड को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में उठाया गया कदम बताया गया। हालांकि विपक्ष और मुस्लिम संगठनों ने इस कानून को मुस्लिम समाज के अधिकारों पर हमला बताया और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। लेकिन सरकार का दावा है कि ये कानून वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने और न्याय संगत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। ये मुद्दा आने वाले समय में संवैधानिक और सामाजिक बहस का बड़ा केंद्र बना रहेगा। तीसरा है मध्यम वर्ग को टैक्स से राहत। मोदी सरकार ने 2025 के बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी सौगात दी है। अब 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इस फैसले से करोड़ों लोगों को सीधा फायदा हुआ। मध्यम वर्ग, जो अक्सर चुनावी नीतियों में उपेक्षित महसूस करता है, उसके लिए ये एक भरोसा बहाल करने वाला निर्णय रहा। ये निर्णय संकेत देता है कि सरकार अब सिर्फ गरीब और अमीर के बीच नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से दबे हुए मध्यम वर्ग की भी सुन रही है। अब चौथा है नक्सलवाद पर आखिरी चोट। मोदी सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की घोषणा की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश से नक्सलवाद का अंतिम सफाया मार्च 2026 तक कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में जाकर शाह ने घोषणा की कि अब सिर्फ 4 जिलों में नक्सली गतिविधियां बची हैं। सरकार ने आत्मसमर्पण की योजना को भी आगे बढ़ाया, जिससे कई माओवादी हथियार डाल चुके हैं। ये पहल देश के आंतरिक सुरक्षा ढांचे में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का संकेत देती है। अब पांचवा है भारतीय न्याय व्यवस्था का कायाकल्प। 1 जुलाई 2024 से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये कानून वर्षों पुराने ब्रिटिशकालीन कानूनों की जगह लाए गए। इन कानूनों में अपराधों की परिभाषा, सजा और प्रक्रिया को आधुनिक और अधिक न्याय संगत बनाने की कोशिश की गई। जैसे कि मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों में सख्त प्रावधान किए गए हैं। हालांकि इन कानूनों को लेकर वकीलों और मानवाधिकार संगठनों में मतभेद है, लेकिन ये बदलाव निश्चित रूप से भारतीय न्याय प्रणाली को अधिक मौजूदा संदर्भों के अनुकूल बनाता है। अब छठा है एक राष्ट्र एक चुनाव। एक देश एक चुनाव की अवधारणा को धरातल पर उतारने के लिए दिसंबर 2024 में मोदी सरकार ने विधेयक को मंजूरी दी और संयुक्त संसदीय समिति को इसकी समीक्षा सौंपी गई। अगर ये कानून पारित होता है तो हर बार चुनावी खर्च, प्रशासनिक अड़चनें और आचार संहिता की बाधाएं घटेंगी। हालांकि विपक्ष ने इसे संघीय ढांचे पर हमला बताया, लेकिन इसमें संसदीय कार्यक्षमता और स्थायित्व में सुधार की उम्मीद है। 7वां है वीनस ऑर्बिटर मिशन। अब भारत ने चंद्रयान और मंगलयान के बाद अब शुक्र ग्रह की ओर कदम बढ़ाया है।
18 सितंबर 2024 को वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी मिली। ये मिशन हमारे सौर मंडल की संरचना और जलवायु प्रणाली को समझने के लिए एक बड़ी वैज्ञानिक छलांग है। भारत अब अमेरिका, रूस और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों के बराबरी में आकर खड़ा हो चुका है। अब 8वां है वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत का लाभ। मोदी सरकार ने एक और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 70 वर्ष और उससे ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने की घोषणा की है। अब 6 करोड़ से अधिक वरिष्ठ नागरिक सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा पा सकेंगे, भले ही उनकी आयु कुछ भी हो। ये फैसला भारत को वृद्धजन अनुकूल समाज बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब 9वां है लद्दाख को 5 नए जिले मिलना। लद्दाख को सिर्फ भौगोलिक दृष्टि से नहीं बल्कि प्रशासनिक रूप से भी मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 5 नए जिले जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग की घोषणा की है। इससे न केवल प्रशासनिक पहुंच बढ़ेगी बल्कि स्थानीय जनजीवन को भी सुविधाएं और अधिकार मिलेंगे। ये निर्णय दूर दराज क्षेत्रों में गवर्नेंस विद डिग्निटी का उदाहरण है। और आखिरी नंबर पर आता है INS अरिहंत। अगस्त 2024 में भारत ने दूसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिहंत को नौसेना में शामिल किया। इस पनडुब्बी से भारत की समुद्री ताकत कई गुना बढ़ गई है। ये हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सुरक्षा और सामरिक उपस्थिति को और सशक्त बनाएगी। ये पनडुब्बी K-15 मिसाइल से लैस है जिसकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर है। INS अरिहंत भारत की न्यूक्लियर ट्रॉयड की मजबूती का प्रतीक है। अब गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 11 वर्षों में कई निर्णायक मोड़ देखे। बीते 1 साल में लिए गए ये फैसले ये दर्शाते हैं कि सरकार सिर्फ चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं बल्कि दूरदर्शिता के साथ देश को अगले दशक के लिए तैयार कर रही है। जहां एक ओर आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य, अंतरिक्ष, न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक सुधार जैसे क्षेत्रों में भी ठोस काम हो रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये नीतिगत फैसले जमीनी हकीकत में कितना असर डालते हैं और क्या ये विकास की गति को टिकाऊ और समावेशी बना पाते हैं या नहीं। लेकिन इतना तय है कि मोदी सरकार का ये कार्यकाल भी इतिहास के पन्नों में एक निर्णायक दशक के रूप में दर्ज होगा।